देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी समेत देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर हमलावर है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद हैं तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को नहीं, मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है। यहाँ का मुसलमान सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के इस विवादित बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने माफी की मांग की है। बीजेपी नेता ने एक्स पर लिखा, धिक्कार है, तुष्टीकरण की सभी हदें पार करके सपा नेता रामजीलाल सुमन द्वारा संसद में महान वीर राणा सांगा को गद्दार कहना हमारे राजपूत समाज और समस्त हिंदू समाज का घोर अपमान है। सपा को ऐसे शर्मनाक कृत्य पर पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी बीजेपी ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते। संसद में सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में बैठक में शामिल हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी परिसीमन के माध्यम से दक्षिण राज्यों पर पेनल्टी लगाना चाहती है। हम एक देश हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत जनसंख्या के आधार पर होने वाले इस परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकता। इससे हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर दिया जाएगा। यह हमें अच्छा काम यानी जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक तरक्की करने की सजा देने जैसा होगा। हमें बीजेपी को परिसीमन को लागू करने से रोकना होगा। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि दक्षिण भारत ने हमेशा से परिवार नियोजन नीतियों को बरकरार रखा और जनसंख्या को नियंत्रित किया। यही कारण है कि यह एक प्रगतिशील क्षेत्र बना। हमने हमेशा राष्ट्रीय हित में काम किया है। परिसीमन के जरिए हमारे राज्यों की सीटें कम करके सजा देने की कोशिश है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा ओडिशा से बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बैठक में वर्चुअली अपनी बात रखते हुए कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन दक्षिणी राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने देश हित में परिवार नियोजन योजनाओं के जरिए जनसंख्या को नियंत्रित रखा। परिसीमन को जनसंख्या के आधार पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि केंद्र सरकार को इस मामले में सभी दलों से चर्चा के बाद इस पर कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि नागपुर हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की कीमत दंगाइयों से वसूली जाएगी और भुगतान न करने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करके बेचा जाएगा। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से वीडियो और फुटेज का विश्लेषण करने के बाद अब तक 104 दंगाइयों की पहचान की गई है और कानून के अनुसार 12 नाबालिगों सहित 92 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फडणवीस ने आगे बताया कि सोमवार को मध्य नागपुर के इलाकों में हुई हिंसा के कारण प्रधानमंत्री मोदी की निर्धारित यात्रा प्रभावित नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को मेक इन इंडिया योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का भाजपा का वादा अभी भी अधूरा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कार्य करने की बजाय प्रचार को महत्व देने का क्लासिक मामला है। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए 10 वादे किए थे, जिनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी में भारी गिरावट के साथ स्थिति बदतर हो गई है। इसराइल ने लेबनान की ओर से किए गए रॉकेट हमलों के बाद उसे कड़ी चेतावनी दी है। इसराइल ने कहा है कि लेबनान के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल नवंबर में लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था। उसके बाद लेबनान का इसराइल पर यह पहला हमला था। शनिवार को लेबनान के हमलों के बाद इसराइली शहर
मेतुला में सायरन की आवाजें सुनाई दी। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने लेबनान की ओर से दागे गए 3 रॉकेटों को नाकाम कर दिया है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि लेबनान के किसी भी समूह ने इसराइल पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने सेना से कहा कि उनके देश को एक नए युद्ध में घसीटा जा रहा है, लिहाजा सेना को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। इसराइल ने चेतावनी देने के बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को लेबनान में आतंकवादियों के दर्जनों ठिकानों पर जोरदार हमलों का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि इस्राएली हमलों में एक शख्स की मौत हो गई है। शनिवार को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में शामिल होने के लिए एम.के. स्टालिन ने जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया। इनमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के मुख्यमंत्री को न्योता भेजा गया। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से खुद को किनारे कर लिया है। वहीं बैठक के दौरान तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका विरोध करने में दृढ़ रहना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या में कमी आने से हमारे विचार व्यक्त करने की ताकत कम हो जाएगी। परिसीमन पर चेन्नई में हो रही बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन तलवार की तरह लटक रहा है और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह अचानक उठाया गया कदम संवैधानिक सिद्धांतों या लोकतांत्रिक अनिवार्यताओं से प्रेरित नहीं है, बल्कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद परिसीमन करने से उत्तरी राज्यों की सीटों में वृद्धि होगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की सीटों में कमी आएगी। दक्षिण के लिए सीटों में इस तरह की कटौती और उत्तर के लिए सीटों में वृद्धि भाजपा के लिए अनुकूल होगी, क्योंकि उत्तर में उसका अधिक प्रभाव है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परिसीमन प्रक्रिया को इस तरह से करने की अपील की कि किसी भी राज्य को लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं आए। खास तौर पर सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में वाईएसआरसीपी प्रमुख ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिसीमन मुद्दे की गंभीरता से देश में सामाजिक और राजनीतिक सद्भाव को नुकसान पहुंचने की आशंका है। रेड्डी ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया को इस तरह करने का अनुरोध किया जाता है कि किसी भी राज्य को सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं झेलनी पड़े। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में परिसीमन को लेकर बनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि पारदर्शिता के बगैर और सभी पक्षों को शामिल किए बगैर ऐसी किसी भी कवायद का विरोध किया जाएगा। हालांकि स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन बगैर सही फॉर्मूले के अगर इसे किया गया तो वो उन राज्यों को हतोत्साहित करेगा जिन्होंने जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि 2026 के बाद होने वाला परिसीमन उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आरएसएस ने प्रस्ताव पारित किया है। आरएसएस की बेंगलुरु में चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव में बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने की अपील की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों के हनन का गंभीर विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में वर्तमान सत्ता पलट के समय मठ मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शिक्षण संस्थानों पर आक्रमण, मूर्तियों का अनादर, नृशंस हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं के अपहरण और अत्याचार, बलात्कार, मतांतरण जैसी अनेक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन घटनाओं को केवल राजनीतिक बताकर इनके मजहबी पक्ष को नकारना सत्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा, क्योंकि अधिकतर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं। इसके साथ ही आरएसएस ने अपने प्रस्ताव में कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों पर भारत के पड़ोस में अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया।
आरएसएस ने अपने इस प्रस्ताव में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाते हुए एक देश को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। आगे कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा चिंतनशील वर्गों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े विशेषज्ञों से अनुरोध करती है कि वे भारत विरोधी वातावरण, पाकिस्तान और डीप स्टेट की सक्रियता पर दृष्टि रखें और इन्हें उजागर करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी रही कमला हैरिस की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी है। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन समेत अमेरिकी प्रशासन के कई पूर्व अधिकारियों की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी क्लियरेंस किसी भी अमेरिकी नागरिक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति देती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में ही कहा था कि वो जो बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने जा रहे हैं और अब ट्रंप ने इस बारे में अपनी नई घोषणा में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वो बाइडेन परिवार के किसी दूसरे सदस्य की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर रहे हैं। ट्रंप की ओर से जारी मेमोरेंडम में कहा गया कि मुझे पूरा विश्वास है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियों तक ऐसे लोगों की पहुंच राष्ट्रीय हित में नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.